Morning, students. Today, topic of discussion is sampling and sampling distribution. As we know that in every sphere of life, whether it is economic matters, social matter, and business matters, we need statistical information so that we can draw some conclusions, some analysis, some future decisions can be taken on the basis of that information. So, for that analysis, we need different type of information, and we will collect that information through two methods, that is census method and sample method. if we're talking about census method में जो information है वो each and every unit से collect करेंगे, जितने भी population है हमारी, अगर हम सबसे information collect कर रहे हैं that is census method. और जहाँ पे हम एक sample select करते हैं, ना कि पूरी population से collect करने की बजाय कुछ लोगों से, कुछ selected people से या selected unit से अपनी information collect करते हैं, that is sampling methods. So some basic concepts में पहला है universe और population और दूसरा है सैंपल. स्टैटिस्टिक्स में यूनिवर्स का मतलब है एग्रीगेट, जितनी भी पॉपुलेशन में डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन, अगर हम पूरी पूरी पॉपुलेशन की बात करें, एंटायर फील्ड की जिसके बारे में हम नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हैं, तो हम बोलेंगे उसको यूनिवर्स और पॉपुलेशन. जैसे कि अगर हमें किसी कॉलेज के 2000 बच्चों के बारे में एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर निकालना है, तो मेरी 2000 जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरे यूनिवर्स और पॉपुलेशन है. कभी कभी पॉपुलेशन फाइनाइट हो सकती है, कभी कभी इनफाइनाइट हो सकती है. जब मैं अपनी पॉपुलेशन की हर यूनिट को काउंट कर सकूं, मतलब मैं बता सकूं कि मेरी पॉपुलेशन में कितने लोग हैं, कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो मैं बोलूंगी मेरी पॉपुलेशन कैसी है, फाइनाइट. जब मैं बोलूंगी कि मेरी पॉपुलेशन में नंबर ऑफ यूनिट्स को काउंट नहीं किया जाता, दैट इज अनकाउंटेबल, इनफाइनाइट है. जैसे कि मैं बोलूँ स्काई में स्टार्स कितने हैं, नंबर ऑफ वाटर ड्रॉप्स कितने ओशन में, एक ट्री पे कितने लीव्स हैं, तो ऐसी चीजें जिनको मैं काउंट नहीं कर सकती, दैट इज इनफाइनाइट पॉपुलेशन. और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जिनसे हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है कि मेरी पॉपुलेशन फाइनाइट है या इनफाइनाइट है. दूसरा जो कंसेप्ट आता है दैट इज सैंपल. जब मैं अपनी पॉपुलेशन से कुछ पार्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, डेटा कलेक्शन के लिए, वो मेरा क्या कहलाएगा, सैंपल. जैसे कि अगर मैं ऊपर वाले को उसमें बात करूँ, तो मुझे 2000 बच्चे थे जिनके बारे में मंथली एक्सपेंडिचर पता करना था, लेकिन 2000 के बारे में डेटा कलेक्ट करने की बजाय मैं किन्हीं 200 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट कर लेती हूँ अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, सैंपल. लेकिन सैंपल ऐसा होना चाहिए जो मेरी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को क्या करे, रिप्रेजेंट करे. जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे कॉलेज में आर्ट्स के, कॉमर्स के और साइंस के स्टूडेंट हैं 2000, तो मुझे कुछ बच्चे आर्ट्स से लेने हैं, कुछ साइंस से लेने पड़ेंगे और कुछ कॉमर्स से लेने पड़ेंगे, ताकि वो सारे कॉलेज के बच्चों को क्या करें, रिप्रेजेंट करें. तो इसमें पहला मेथड आता है सेंसस और दूसरा मेथड आता है सैंपल. सेंसस मेथड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जिसमें मैं हर एक यूनिट से डाटा कलेक्ट करूंगी, ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए, वो मैं बोलूंगी सेंसस. जैसे कि अगर आप लोगों ने सुना हो कि इंडिया में हर 10 साल के बाद डाटा कलेक्शन किया जाता है, तो जब मैं किसी कॉलेज के बच्चों के बारे में जानना चाहती हूँ और उस कॉलेज में 2000 स्टूडेंट्स हैं और 2000 स्टूडेंट से मैं जाके पूछूं कि उनकी कितनी हाइट है, कितना वेट है, कितनी इनकम है, कितनी एज है, ताकि मैं उनके बारे में एक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूं, तो वो मैं क्या कहलाएगा, सेंसस मेथड. सेंसस मेथड की सबसे अच्छी बात यह है कि रिलायबल होता है, एक्यूरेट डाटा होता है, क्योंकि मैं एक्चुअली में जो यूनिट है सभी से जाके डाटा कलेक्शन कर रही हूँ, हर एक बंदे से, हर एक पर्सन से जाके कांटेक्ट कर रही हूँ अपनी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, ना कि कुछ लोगों से ही सबकी इंफॉर्मेशन विड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ. तो सेंसस मेथड में जो डाटा होता है, जो रिजल्ट्स होते हैं, वो ज्यादा रिलायबल और एक्यूरेट होते हैं. एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन मतलब कि मैं एक ही बंदे से या एक ही यूनिट से जाके कांटेक्ट करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन को एक ही टाइम पे ड्रोन कर सकती हूँ. जैसे कि इंडियन पॉपुलेशन जो सेंसस है, उसमें हमें सिर्फ एक ही चीज का पता नहीं चलता. हमें क्या पता चलता है, कितने लोग कितनी एज के हैं हमारे इंडिया में, कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने पढ़े लिखे, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कितने पीएचडीज हैं. ठीक है, उसके बाद कितने लोग क्या ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, कितने लोग बिजनेसमैन हैं, कितने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कितने स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं. तो एक ही टाइम में हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें कलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद सुटेबिलिटी, ये सिर्फ वहां यूज किया जा सकता है जहां मेरी पॉपुलेशन लिमिटेड हो. ठीक है, अगर हमें बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव स्टडी करनी है, हमें बहुत ज्यादा डीप जाके स्टडी करनी है, तो इस मेथड का यूज करना चाहिए. अदरवाइज इस मेथड का यूज करने में बहुत ज्यादा खर्चा होगा. इसलिए जहाँ पे लिमिटेड इंफॉर्मेशन लेनी हो, लिमिटेड पॉपुलेशन हो, वहां पे हमें इस मेथड का यूज करना चाहिए.
इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जिसमें सबसे पहला है एक्सपेंसेस। डेफिनेटली अगर मैं हर एक बंदे से जाके एक कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करूंगी, तो जिसमें मेरा टाइम भी खर्च होगा और मेरी मनी भी ज्यादा खर्च होगी। तो ये एक एक्सपेंसिव मेथड है सेंसस मेथड, मोर टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि डाटा कलेक्शन हर एक बंदे से, हर एक यूनिट से जाके करना पड़ेगा, जिसके कारण हमारी बहुत सारा टाइम वेस्टेज भी होगा। मोर लेबर, ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत है जो जाके हमारे लिए सर्वे करेंगे, एन्यूमरेटर्स की जरूरत है जो जाके लोगों से पूछेंगे और उनसे डाटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद नॉट सुटेबल फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नहीं है जिनको एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हमें सॉल्व करना है, और जिनकी पॉपुलेशन इनफाइनाइट है, जहां लोगों को काउंट ही नहीं किया जा सकता। ऐसी पॉपुलेशन के लिए हम सेंसस मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं। दूसरा मेरा टाइप है दैट इज सैम्पलिंग मेथड। अब जहां हम सेंसस यूज नहीं कर सकते, वहां हमें किसका यूज करना चाहिए? सैम्पलिंग मेथड का। तो सैम्पलिंग मेथड का मतलब जहां मैं पॉपुलेशन से कुछ आइटम्स को सेलेक्ट कर लेती हूँ अपने रिजल्ट्स को ड्रॉ करने के लिए, कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, वहां मैं किसका यूज करूंगी? सैम्पलिंग मेथड का। जैसे कि एक कॉलेज में 2000 स्टूडेंट से डाटा निकालने की बजाय सिर्फ मैं 200 लोगों से जाके पूछूं, तो वहां पे मैंने कौन सा मेथड लगा दिया? सैम्पलिंग मेथड। अब ये कहाँ यूज करना चाहिए? ये वहां यूज करना चाहिए जहां पे मेरी पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट जहां मैं काउंट नहीं कर सकती और मैं उस पूरी पॉपुलेशन से पूरी पॉपुलेशन के बारे में कुछ रिजल्ट ड्रॉ करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इसके 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले तो सैंपल को सिलेक्ट करना, दूसरा उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, और तीसरा उससे पॉपुलेशन के बारे में रिस्पॉन्स निकालना, पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट ड्रॉ करना। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस है सैम्पलिंग मेथड की? डेफिनेटली आजकल आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, वेदर इट इज इकोनॉमिक में, बिजनेस में, हर एक फील्ड में सैम्पलिंग मेथड का यूज होने लगा है। जैसे कि मैं बोलूं कि अगर हम चावल भी बनाते हैं, तो हमें सिर्फ एक चावल को टच करके ये बता देते हैं कि हमारे राइस प्रिपेयर हो चुके हैं या नहीं। तो दो या तीन तीन चावल के दानों से ही हम ये टेस्ट करते हैं कि हमारे चावल पक चुके हैं या नहीं पक चुके हैं। इसी तरह सिर्फ ब्लड की कुछ ड्रॉप से ही हम बता देते हैं कि पेशेंट के ब्लड से कि उसमें उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें सही नहीं है उनकी बॉडी में। इसी तरह से अगर मैं पूरी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहती हूँ कि हमें कितना प्राइस रखना चाहिए, कितनी डिमांड होगी, या फिर कौन सा प्रोडक्ट सेल हो सकता है, कौन सा लोगों को पसंद आएगा, इन सब चीजों को एनालिसिस करने के लिए हमें सैम्पलिंग मेथड का यूज करना करते हैं हम। जैसे कि टीचर्स, फॉर एग्जाम्पल टीचर को किसी बच्चे के बारे में कैसे पता चलता है? सिर्फ कुछ स्टूडेंट से ही क्वेश्चन पूछने से हमें पता चल जाएगा कि ऑन एन एवरेज उस क्लास की परफॉर्मेंस कैसी है, या फिर ऑन एन एवरेज उस क्लास में किस तरह के स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो रियलिटी में हम लोग सैम्पलिंग मेथड का यूज करते हैं। और सैम्पलिंग मेथड, क्योंकि हम हर एक चीज में हर एक पॉपुलेशन की हर यूनिट से डाटा कलेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए हमें जनरली जहां हमें जल्दी रिजल्ट्स देने हो, वहां हमें सैम्पलिंग मेथड का यूज करना चाहिए। तो इसके क्या मेरिट्स हैं? सबसे पहले तो सेविंग ऑफ टाइम एंड मनी। सेविंग ऑफ टाइम एंड मनी क्यों? क्योंकि हम कुछ यूनिट से ही डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, तो टाइम बचता है हमारा, और इंटेंसिव स्टडी कर सकते हैं। कुछ सिलेक्टेड यूनिट्स को ही सिलेक्ट करके हम उनके बारे में डीप स्टडी कर सकते हैं। अब 2000 बच्चों से पूछना और 200 स्टूडेंट से पूछने में हम 200 से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, रेदर देन 2000 स्टूडेंट्स की बजाय। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल कन्वीनियंस, हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग लोगों को सिलेक्ट करते हैं, अपने रिसर्च वर्क को करते हैं, और हम अपने इन्वेस्टिगेटर्स को उसके हिसाब से अपॉइंट करते हैं। इसके रिजल्ट्स भी, जब हमारा सैंपल सही होता है, तो हमारे जो रिजल्ट यूनिवर्स के बारे में रिजल्ट्स भी आते हैं, वो एक्यूरेट होते हैं, रिलायबल होते हैं। आजकल बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक्स आ गई हैं, जिनके थ्रू हम सैंपल्स को एनालिसिस कर सकते हैं, उनकी इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद ओनली मेथड, जिन फील्ड्स में हम सेंसस मेथड नहीं लगा सकते हैं, इम्पॉसिबल है, वहां पे हमें किसका यूज करना होता है? सैम्पलिंग मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है। अब ऐसे मेथड, ऐसी कौन सी जगह है ऐसी जहां पे पॉपुलेशन मेरी इनफाइनाइट होती है, या फिर पेरिशेबल नेचर की होती है? पेरिशेबल मतलब वो चीजें जो जल्दी खराब हो जाती हैं। ऐसी चीजों को टेस्टिंग करने के लिए हमें सैम्पलिंग मेथड का यूज किया जाता है। अब डीमेरिट, इसकी भी कुछ कुछ हर एक चीज के कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो इसमें सबसे पहला डीमेरिट क्या है? लेस एक्यूरेट। अब एक तो हर एक यूनिट से इंक्वायरी करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, और एक सिर्फ कुछ यूनिट के बेसिस में पूरी डाटा के पॉपुलेशन के बारे में रिजल्ट स्टोर कर देने में कुछ इनएक्यूरेसी हो सकती है। जैसे कि मैं बोलूं कि अगर मैं 2000 बच्चों से जानना चाहती हूँ कि उन्हें कॉलगेट अच्छी लगी या नहीं करी, एक तो मैं हर बच्चे से पूछ के रिजल्ट ड्रॉ करूं, और एक मैं सिर्फ 200 बच्चों से ही कॉलगेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेके ये कहूं कि इन 2000 लोगों को ये कॉलगेट पसंद आएगी या नहीं आएगी, तो वहां पे कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसी हो सकती है।
उसके बाद ड्रोन कंक्लूजन, कभी कभी जब हमने सही ढंग से सैंपल सेलेक्ट नहीं किया होता तो हमारे रिजल्ट्स भी क्या हो जाएंगे, मिसलीडिंग हो जाएंगे, हमारे रिजल्ट्स भी क्या आएंगे, गलत आएंगे। उसके बाद लेस रिलायबल, अगर मेरा जो जो लोग डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, जो एनालिसिस कर रहे हैं, वो स्किल्ड नहीं है प्रॉपर तरीके से, उन्हें एनालिसिस की नॉलेज नहीं है, तो वहां पे भी मेरे रिजल्ट्स क्या आएंगे, नॉन रिलायबल आएंगे। उसके बाद नीड ऑफ स्पेसिफिक नॉलेज, कॉम्प्लेक्स मेथड है, स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है हमें सिलेक्ट सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए। एक आम आदमी कभी भी स्टडी करने के लिए सैंपल को सिलेक्ट नहीं कर सकता। एक प्रॉपर मेथड, एक प्रॉपर वे से ही हम सैंपल को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नॉट सुटेबल, सभी पॉपुलेशंस के लिए हम सेम सैम्पलिंग मेथड का यूज नहीं कर सकते। आगे जाके आप देखोगे कि बहुत सारे सैम्पलिंग मेथड्स हैं और ये पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मेथड सैम्पलिंग के लिए, सैंपल सेलेक्ट करने के लिए यूज करना चाहिए। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसस एंड सैंपल मेथड। सैंपल, सबसे पहले स्कोप, सेंसस मेथड वहां यूज करना चाहिए जहां मुझे यूनिवर्स के बारे में जानना है, हर एक यूनिट से डाटा कलेक्शन कर सकती हूँ। सैम्पलिंग वहां यूज किया जाएगा जहाँ कुछ यूनिट्स का यूज करके हमें रिजल्ट्स ड्रॉ करने हैं। कॉस्ट, जहां अगर मैं कॉस्ट, जो सैम्पलिंग मेथड है वो कम कॉस्टली मेथड है, कम कॉस्ट में आ जाता है, जबकि सेंसस में कॉस्ट ज्यादा आती है। उसके बाद फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंसस मेथड सिर्फ वहां यूज करना चाहिए जहां लिमिटेड एरिया हो, कुछ ही पॉपुलेशन की यूनिट्स हो। सैम्पलिंग वहां यूज की जाती है जहां मेरा एरिया क्या है, बड़ा है। होमोजेनिटी, सेंसस वहां यूज किया जाता है जहां मेरी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है, मतलब जहां मैं बोलूँ कि हर बंदा दूसरे बंदे से डिफरेंट है, हर चीज दूसरी चीज से डिफरेंट है, वहां हमें सेंसस मेथड यूज करना चाहिए। और जहां सब लोग सेम है, ऑलमोस्ट सेम तरह की चीजें रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां मैं सैम्पलिंग मेथड का यूज करूंगी। उसके बाद टाइप ऑफ यूनिवर्स, जहां पे हर एक यूनिट से डाटा कलेक्ट करना जरूरी है वहां सेंसस मेथड यूज होगा, और जहां मैं कुछ सेलेक्टेड यूनिट से डाटा कलेक्ट करके भी काम चला सकती हूँ वहां सैम्पलिंग मेथड को यूज करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे सैम्पलिंग मेथड्स की। नेक्स्ट इज सैम्पलिंग मेथड्स। सैम्पलिंग मेथड, अभी हमने पढ़ा कि हम जब भी किसी पॉपुलेशन को स्टडी करना चाहते हैं सैम्पलिंग में, तो हमें कुछ यूनिट्स को सेलेक्ट करना पड़ता है। तो सैम्पलिंग एक प्रोसेस है, एक मेथड है जिसमें हम कुछ यूनिट्स को एज ए सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सैम्पलिंग का मतलब कुछ यूनिट्स को सिलेक्ट कर लेना स्टैटिस्टिकल डाटा को कलेक्ट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। और इसमें भी दो तरह के मेथड्स हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। अब आगे जाके प्रोबेबिलिटी में 5 मेथड है, सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमैटिक, मल्टी स्टेज एंड क्लस्टर। और नॉन प्रोबेबिलिटी में 4 मेथड है, दैट इज जजमेंट, कोटा, कन्वीनियंस एंड एक्सटेंसिव। जब मैं बात करती हूँ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड की, जहां मैं हर एक यूनिट को इक्वल चांस देती हूँ सिलेक्ट होने का, मतलब कि अगर 2000 कॉलेज में बच्चे हैं और 2000 के 2000 बच्चों को इक्वल चांस मिले सैंपल में सिलेक्ट होने का, तो मैं बोलूंगी कि वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। और जहाँ पे मैं सिर्फ अपनी कन्वीनियंस देखती हूँ कि मुझे ये स्टूडेंट लेना है और ये नहीं लेना है, बिना किसी रीजन के, बिना किसी जस्टिफिकेशन के, तो वहां मैं बोलूंगी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को तो सिलेक्ट सैंपल में सिलेक्ट होने का मौका ही नहीं दिया। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जहाँ हर एक यूनिट को सैंपल में सिलेक्ट होने का चांस मिले पॉपुलेशन में, तो उसी में बोलूंगी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। अब इसमें सबसे पहला आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, ऐसा मेथड जिसमें हर एक यूनिट को इक्वल चांस मिला हुआ है सैंपल में सिलेक्ट होने का, इंक्लूड होने का, तो वहां मैं बोलूंगी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड। जैसे कि हम जनरली बात करते हैं लॉटरी मेथड की, तो जब भी हम लॉटरी निकालते हैं तो सभी जैसे कि हमने नंबर्स, हर एक पॉपुलेशन की हर एक यूनिट को नंबरिंग कर दिया और एक बॉक्स में डाल दिया, और बॉक्स में डालने के बाद मुझे कुछ यूनिट सेलेक्ट करनी है, तो मैं उसमें से उन फोल्डेड पेपर्स को निकालूंगी उन यूनिट को सिलेक्ट करने के लिए, जिसका भी नाम आ जाएगा, जिसका भी नंबर आ जाएगा, वो हमारी सैंपल में सिलेक्ट हो जाएगा। दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। मतलब कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली हर एक यूनिट को मौका दिया सेलेक्ट होने का, तो वो मेरा क्या होगा, सिंपल रैंडम, क्योंकि मेरी इसमें कोई भी बायसनेस नहीं है, मैं कुछ भी नहीं सोच रही हूँ कि मुझे किसे लेना है किसे नहीं लेना है। इसमें एक अलग चीज आई है जो टिबेट ने दी है, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स। कुछ एक्सपर्ट्स ने एक टेबल बना रखी है, कंस्ट्रक्ट कर रखी है, जिनको मैं रैंडम नंबर टेबल्स भी बोल देती हूँ। ये टेबल्स भी हेल्प करती हैं सैंपल्स को सिलेक्ट करने के लिए। जैसे कि टिब्बत की टेबल है, ऑलमोस्ट बहुत फेमस है, और आजकल जनरली इसको यूज किया जा रहा है। टिप्पेट ने कंस्ट्रक्ट किया था 4 डिजिट टेबल,
10,400 नंबर्स का, जिसमें हम बाय यूजिंग नंबर्स एज मेनी एज 41,600 नंबर्स को यूज कर सकते हैं। तो आप आगे जाके इसको भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड ही है। अब फायदा क्या है, मेरिट्स क्या है इसकी, हमारी बायसनेस खत्म हो जाती है, हम किसी को भी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं, हमारे लिए सभी यूनिट्स क्या है, इक्वल है। उसके बाद इस मेथड में यूनिवर्स में हर एक यूनिट को इक्वल चांस मिलता है सिलेक्शन करने का, सिलेक्ट होने का, और इसमें टाइम और मनी और लेबर भी क्या लगती है, कम लगती है। डीमेरिट्स क्या है, अगर मेरा सैंपल स्मॉल है तो वो पूरी तरह से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही छोटा सा सैंपल लिया है। अगर मेरा यूनिवर्स बहुत ही छोटा है तो ये वहां भी यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह वहां यूज किया जा सकता है जहां मेरी पॉपुलेशन बड़ी है और मैं एक अच्छा खासा सैंपल को सिलेक्ट कर रही हूँ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर मेरी कुछ यूनिट इंपॉर्टेंट है जिसको लेना जरूरी है, वहां भी मैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड का यूज नहीं कर सकती, क्योंकि अगर हमने पहले से ही बायसनेस ले ली, कुछ यूनिट्स को सिलेक्ट करना ही है क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सैंपल में लेना जरूरी है, तो मैंने वहां पे सभी यूनिट्स को इक्वल चांस नहीं दिया सैंपल में सिलेक्ट होने के लिए। चौथा है, ये मेथड वहां अप्रोप्रिएट है जहां पॉपुलेशन में अलग ये मेथड वहां अप्रोप्रिएट है जहां मेरी पॉपुलेशन क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर नेचर की है। अगर हर एक बंदा, हर एक यूनिट एक दूसरे से अलग है और डाइवर्स नेचर की है, वहां सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड का यूज नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा आता है स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड का मतलब है ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना पहले से ही। अब इस मेथड का यूज हम वहां किए करेंगे जहां पे मेरी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस नेचर की है रेदर देन होमोजीनियस नेचर की है। हेट्रोजीनियस का मतलब अलग अलग क्वालिटी के यूनिट्स हैं, और उसमें हमें क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है, और उसमें से हमें कुछ ग्रुप्स को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। तो जहां मेरी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस नेचर की है रेदर देन होमोजीनियस, होमोजीनियस में क्या होगा, सब लोग बिल्कुल एक जैसे हैं, सब लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, वहां स्ट्रैटिफाइड का यूज नहीं कर सकते। स्ट्रैटिफाइड हमें वहां यूज करना है जहां पे हम ग्रुप्स फॉर्म कर सके उनकी किसी क्वालिटी के बेस पे, उनकी किसी क्रिएटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। उसके बाद हमने क्या करना है, उस पहले हम स्टाटा बनाएंगे, फिर कुछ आइटम्स को हर एक स्टाटा में से क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल में बोलूं, मुझे 150 लोगों को सिलेक्ट करना है 1500 बच्चों में से, कॉलेज में से। अब उसके लिए मैंने स्ट्रैटिफाइड ग्रुप बना लिए। स्ट्रैटिफाइड कैसे बनाए, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, जिसमें कॉमर्स के 500 बच्चे आर्ट्स के थे, 700 बच्चे कॉमर्स के थे और 300 लोग साइंस के थे। अब उनके अंदर मुझे 10% लोगों को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। मतलब 500 में से 50, 700 में से 70, 300 में से 30, 150 लोग सिलेक्ट हो गए। अब हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लगाई है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब हर एक यूनिट को इक्वल चांस मिला है, लेकिन इक्वल चांस देने से पहले मैंने पूरे डाटा को कुछ ग्रुप्स में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, कुछ डाटाज में डिवाइड कर दिया। उसके बाद मैंने रैंडम सैंपलिंग लगाई कि पहले मैंने 500 को इक्वल चांस दिया 50 सिलेक्ट करने के लिए, 700 को इक्वल चांस दिया 70 यूनिट सिलेक्ट करने के लिए, 300 को इक्वल चांस दिया 30 यूनिट सिलेक्ट करने के लिए। तो मैंने बेसिस क्या लिया कि मुझे हर सैंपल में, हर ग्रुप में से 10% डाटा को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। इसीलिए इसका नाम रखा गया स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। मतलब पहले स्टेटास बनाएंगे, फिर हम क्या लगाएंगे उसके ऊपर, रैंडम सैंपलिंग लगाएंगे। तो हमने पूरी की पूरी पॉपुलेशन को इक्वल चांस दिया है सैंपल में सिलेक्ट होने का। मेरिट्स क्या है, कुछ वहां पे फायदा क्या है, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, कुछ यूनिट हर एक स्टेटस की सिलेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद कंपैरेटिव स्टडी करना इजी है, हर एक डिफरेंट स्टेटस को इजीली कंपेयर किया जा सकता है और ज्यादा एक्यूरेसी होती है इसमें। उसके बाद डीमेरिट्स क्या है, लिमिटेड स्कोप है, ये सिर्फ वहां यूज किया जा सकता है जहां मेरी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस नेचर की हो, जहां डिफरेंट ग्रुप्स को फॉर्म किया जा सके। अगर मैं डिफरेंट ग्रुप्स नहीं बना पा रही हूँ तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग लगाया नहीं जा सकता। दूसरा है, पॉसिबिलिटी क्या है कि पॉपुलेशन को हम सही ढंग से स्ट्रैटिफाइड नहीं कर पाए हैं, सही ढंग से ग्रुप में डिवाइड नहीं कर पाए हैं। अगर हम सही ढंग से ग्रुप में डिवाइड नहीं कर पाए हैं तो इट मीन्स हमारी सैंपलिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर मेरी पॉपुलेशन पहले से ही बहुत छोटे साइज की है तो वहां पे स्टेटास बनाना बहुत ही मुश्किल होगा, ग्रुप्स बनाना वहां पे क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। सिस्टमैटिक नाम ही बता रहा है, एक सिस्टम से हमें सैंपलिंग करनी है। तो इस मेथड में मैं जितनी भी आइटम्स हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं, मैं उनको सिस्टमैटिकली अरेंज कर लूंगी और हर एक एक फिक्स इंटरवल के बाद अपनी यूनिट्स को सैंपल के लिए सिलेक्ट करूंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल
50 स्टूडेंट्स हमें सेलेक्ट करने 50 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 5 बच्चे हमें सेलेक्ट करने हैं, तो हमने एक फॉर्मूला लगाया कि हर 10 बच्चे में से हम एक बच्चे को क्या करेंगे, रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। मतलब पहले 10 बच्चे, हर एक पहला बच्चा हमने सिलेक्ट किया, अगर वो हमने पहली यूनिट 10th सिलेक्ट की, दूसरी 20th हो जाएगी, 30th हो जाएगी, 40th हो जाएगी और 50th हो जाएगी। अगर मैंने पहली आइटम 5th चूज की है तो नेक्स्ट 15th हो जाएगी, 25th हो जाएगी, 35th हो जाएगी, 45th हो जाएगी। तो पहली आइटम मैं रैंडम मेथड से सिलेक्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं एक सिस्टमेटिक मेथड का यूज कर रही हूँ जिससे मैं अपनी सैंपल्स को सिलेक्ट कर रही हूँ। इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सिंपल मेथड है, सैंपल्स इजीली बनाए जा सकते हैं, बहुत ही कम टाइम लगता है सैंपल को सिलेक्शन करने में, और रिजल्ट्स भी ऑलमोस्ट क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, सही होते हैं। डीमेरिट्स क्या है? अगर हर यूनिट दूसरी यूनिट से अलग है तो हम वहां पे सिस्टमेटिक का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सिर्फ पहली यूनिट को सिलेक्ट होने का चांस दिया है। दूसरा तो हमने एक सिस्टम फॉलो कर लिया, तो हमने पूरी की पूरी पॉपुलेशन को इक्वल चांस नहीं दिया अपने सैंपल में सिलेक्ट होने का। उसके बाद अगर मेरी हर एक यूनिट एक दूसरे से अलग है तो रिजल्ट्स वहां पे क्या हो जाएंगे, इनएप्रोप्रिएट। नेक्स्ट इज मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। जब मैं सैम्पलिंग प्रोसीजर्स को मल्टीपल स्टेजेस से पास करूं फाइनल सैंपल सेलेक्ट करने के लिए, दैट इज मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। इस मेथड में सबसे पहले मैं कुछ एंटायर यूनिवर्स और पॉपुलेशन को कुछ स्टेजेस में या सब स्टेजेस में डिवाइड कर लेती हूँ। हर स्टेज से मुझे कुछ यूनिट्स को सिलेक्ट करना होता है रैंडम सैम्पलिंग के बेसिस पे। रैंडम का मतलब जितनी भी यूनिट्स हैं उस स्टेज पे सबको इक्वल चांस मिलेगा सिलेक्ट होने का। उसके बाद इन यूनिट्स को मैं सब डिवाइड कर लूंगी, आगे जाके फिर उस सब डिवीजन से मैं कुछ रैंडम सैम्पलिंग से सब यूनिट्स को सिलेक्ट करूंगी। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक लास्ट स्टेज तक हम उन यूनिट्स को सिलेक्ट नहीं कर लेते जिनसे हमें डाटा कलेक्शन करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बोलूँ कि अडल्ट एजुकेशन को हरियाणा में स्टडी करने के लिए सबसे पहले मैं कुछ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करूंगी। जितनी भी हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से मैंने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में से कुछ तहसील्स को सिलेक्ट कर लिया। आगे जाके कुछ तहसील्स में से हमने कुछ विलेजेस या टाउन्स ले लिए जिनको हमने सिलेक्ट कर लिया। आगे जाके टाउन्स और विलेजेस में से मैंने कुछ नेबरहुड को, कुछ आसपास के लोगों को सिलेक्ट कर लिया और वार्ड्स को सिलेक्ट कर लिया। उन वार्ड्स में से मैंने कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया जिनसे मैं जाके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करूंगी। मतलब मैंने मल्टी स्टेज का यूज किया। पहले मैंने टोटल पॉपुलेशन से कुछ उठाया, फिर आगे जाके फिर उसको उसका डिवीजन, उसमें से रैंडम सैम्पलिंग की, फिर आगे जाके रैंडम सैम्पलिंग की, जब तक मुझे फाइनल सैंपल नहीं मिल जाता। अब मेरिट्स क्या है इस मेथड में? ये बेस्ट मेथड है अगर मेरी पॉपुलेशन को, अगर मैं यूनिवर्स को किसी बेसिस पे डिवाइड कर सकूं, किसी एरिया या किसी ग्रुप के बेसिस पे क्या कर सकूं, डिवाइड कर सकूं। उसके बाद ये मेथड वहां सुटेबल है जहां सिर्फ सैंपल के सिंपली रैंडम सैंपलिंग करके हम सैंपल को सिलेक्ट नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन को नहीं निकाल सकते। इसकी डीमेरिट्स क्या है? इस मेथड्स के लिए बहुत सारे करेक्टली हमें एक्यूरेसी से यूज करना पड़ेगा बहुत सारे टेस्ट को, कि हमें कौन सी यूनिट्स को कौन सी स्टेजेस को यूज करना है, किस तरह से टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करना है कि मैं फाइनल सैंपल को सिलेक्ट कर सकूं। ठीक है। उसके बाद इस मेथड में जो एस्टिमेटेड एक्यूरेसी है वो प्री डिसाइडेड होती है। इसका मतलब वो लॉजिकल नहीं होती, कहीं ना कहीं हमारे माइंड में क्लियर होता है कि हमें किन लोगों को, किन यूनिट्स को सेलेक्ट करना है। उसके बाद लास्ट जो मेथड आता है प्रोबेबिलिटी में, दैट इज क्लस्टर सैम्पलिंग। स्टाटा में मैंने क्या किया था, पहले ग्रुप बनाए थे, उन ग्रुप्स के अंदर फिर मैंने जाके रैंडम सैम्पलिंग की थी। क्लस्टर में मैं क्या करूंगी, कुछ ग्रुप्स बना लूंगी, क्लस्टर्स बना लूंगी, और उन्हीं में से कुछ क्लस्टर्स को चूज कर लूंगी जिनसे मुझे डाटा कलेक्शन करनी है। तो इस मेथड में सिंपली हम यूनिवर्स को कुछ ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे जिनको हम बोलेंगे क्लस्टर, और उन क्लस्टर्स में से रैंडमली कुछ क्लस्टर्स को मैं क्या कर लूंगी, सिलेक्ट कर लूंगी, जिनसे मैं डाटा को क्या करूंगी, इकट्ठा करूंगी। ये जनरली फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मेडिकल कंपनीज यूज करती हैं। जब भी वो मेडिसिन बनाती है तो बैचेस में बनाती है, और उनकी क्वालिटी को सिलेक्ट करने के लिए कुछ बैचेस को क्या कर लेती है, सिलेक्ट कर लेती है, फिर उनको क्या करती है, एग्जामिन करती है। मतलब कि मैं क्लस्टर के अंदर जाके यूनिट सेलेक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा पूरा पूरा क्लस्टर पिक कर रही हूँ ताकि मैं उसकी क्या कर सकूँ, टेस्टिंग कर सकूँ। तो ये 5 प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड थे जहां ईच एंड एवरी यूनिट को इक्वल चांस मिलता है सेलेक्ट होने का।
उसके बाद दूसरा जो मेथड आता है दैट इज नॉन प्रोबेबिलिटी। नाम ही बता रहा है कि हर एक यूनिट को इक्वल चांस नहीं मिलेगा। मेरा दिमाग क्या कहता है, मैं किस लोग बंदे तक पहुंच सकती हूँ, मेरी कन्वीनियंस किस चीज में, किस चीज में मुझे आसानी रहेगी, उस हिसाब से अगर मैं सैंपल को सिलेक्ट कर लेती हूँ तो वो मेरा क्या कहलाएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग। तो इस मेथड में जो यूनिट्स का सिलेक्शन है वो मेरे ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करता है, उसके साथ साथ इस चीज पे डिपेंड करता है कि मेरी कन्वीनियंस क्या है, जो एनालिसिस कर रहा है, जो डाटा कलेक्शन कर रहा है उसकी कन्वीनियंस क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस यूनिट्स को अपने सैंपल में लेगा, किन यूनिट्स को वो अपने सैंपल में नहीं लेगा। तो इसमें सबसे पहला मेथड आता है दैट इज जजमेंट सैंपलिंग। जजमेंट सैंपलिंग, इस मेथड में जो सिलेक्शन ऑफ आइटम है वो डिपेंड करता है किसकी जजमेंट के ऊपर, इन्वेस्टिगेटर की। मतलब कि अगर मैं वहां पे सिलेक्शन कर रही हूँ तो मेरी जजमेंट डिसाइड करेगी कि मुझे किन यूनिट्स को सैंपल में सिलेक्ट करना है, किन यूनिट्स को मुझे सैंपल में सिलेक्ट नहीं करना है। तो इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपनी जजमेंट का यूज करेगा सैंपल को सिलेक्ट करने के लिए, जो उसके अकॉर्डिंग स्टडी के लिए सही है, उन यूनिट्स को एज ए सैंपल क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सैंपल में 20 बच्चों को सिलेक्ट करना है टोटल 80 स्टूडेंट्स में से, तो हम इन्हीं भी 20 बच्चों को अपनी जजमेंट के हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे जो हमें लगता है कि उस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज जजमेंटल सैंपलिंग। इसकी मेरिट्स क्या है, कम एक्सपेंसिव है, मैं कोई भी लॉजिकल सीक्वेंस या टेस्टिंग नहीं कर रही हूँ जिसके बेसिस पे मैं सैंपलिंग लूंगी, मैं सिर्फ अपनी जजमेंट से ही कुछ लोगों को अपनी सैंपल में क्या कर लूंगी, सिलेक्ट कर लूंगी। बहुत ही सिंपल और इजी मेथड है, जनरली लोग इसको अपनी रिसर्च वर्क में यूज करते हैं, और ये उन फील्ड्स में यूज किया जाता है जहां मेरी सारी की सारी यूनिट्स एक जैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं, कि अगर कुछ कोई आइटम छूट भी जाएगी तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसे मुझे सैंपल में लेना मस्ट था। डीमेरिट्स, अब ये जनरली इन्वेस्टिगेटर कभी कभी अपनी बायसनेस का यूज कर लेता है और उसके कारण एक्यूरेसी जो है सिलेक्शन में वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये जनरली जो जितने भी नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स हैं वो कम एक्यूरेसी वाले होते हैं और कम यूजफुल होते हैं इन कंपैरिजन टू प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। उसके बाद नेक्स्ट आता है दैट इज कोटा। इस मेथड में जो इन्वेस्टिगेटर है वो डिफरेंट कोटास बना लेता है, अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया कंस्ट्रक्ट कर लेता है, और उनमें से किसी कुछ कोटास को सिलेक्ट कर लेता है, कुछ कोटास में से कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लेता है अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। तो अभी ये भी एक जजमेंटल टाइप ऑफ मेथड है जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स को सिलेक्ट कर लें जो हमें लगता है कि कोटाज में इम्पॉर्टेंट है। और ये थोड़ा सा ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड मेथड है क्योंकि मैं पहले कोटा बनाती हूँ, उसके बाद लोगों को सिलेक्ट करती हूँ कि हम अपनी यूनिट्स को सिलेक्ट करें। डीमेरिट्स क्या है, पॉसिबिलिटी है जो वो बायसनेस की अभी भी रहती है, जरूरी नहीं है कोटा बना लिया तो हमने हमने बोला कि कोटा बनाने के बाद हम अपनी बायसनेस खत्म हो जाएगी, फिर भी कोटा के अंदर से भी जब हम सैंपल्स को सिलेक्ट करेंगे तो अपनी बायसनेस का यूज करेंगे तो सैम्पलिंग एरर होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब मैंने अपनी सैम्पलिंग के सैंपल्स जो है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज किए हैं। जैसे कि मुझे डाटा कलेक्शन करना था और मैंने उन लोगों को सिलेक्ट कर लिया जो मेरे घर के आसपास नजदीक रहते थे, क्योंकि वो मेरे लिए कन्वीनियंट था, इजी था, वहां जाके डाटा इकट्ठा करना सिंपल मेथड है, क्योंकि कम कॉस्ट आती है, कम कम हमें कोई टेस्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन जो इसके रिजल्ट्स होते हैं वो जनरली अनरिलायबल होते हैं, एक्यूरेसी थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी यूनिट्स को सिलेक्ट करेगा और कौन सी यूनिट्स को सिलेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद आता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव का मतलब मैंने अपने सैंपल में मैक्सिमम पॉपुलेशन को ले लिया। अगर मैं बोलूँ कि 100% लोगों में से मैंने 90% लोगों को अपने सैंपल में सिलेक्ट कर लिया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनालिसिस करने के लिए यूज कर लिया, तो मैं बोलूंगी वहां पे कौन सी सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं हम, एक्सटेंसिव सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं। तो जहां मैं बड़े साइज का सैंपल लेती हूँ, जहाँ वहां पे एक्यूरेसी भी ज्यादा होगी, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि वहां हम इससे अच्छा तो सेंसस मेथड यूज कर लें, फिर हम सैम्पलिंग लगा ही क्यों रहे हैं अगर हम एक्सटेंसिव मेथड का यूज कर रहे हैं। और जहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा इंटेंसिव स्टडी करनी हो, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन लेनी हो, वहां इस मेथड का यूज नहीं किया जा सकता। तो चार मेथड हमने अभी जो बात किए हैं लास्ट में नॉन प्रोबेबिलिटी के, वहां पे हम अपनी जजमेंट का यूज कर रहे हैं और हर रिसर्चर के अकॉर्डिंग अलग अलग यूनिट्स को वो सैंपल में सिलेक्ट करेगा, क्योंकि कुछ लोगों के अकॉर्डिंग कुछ यूनिट्स सैंपल में सिलेक्ट होनी चाहिए और कुछ यूनिट्स सैंपल में सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए।